अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट के कैंडिडेट्स स्पेसिफिकली सिंध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2022 का पूरा पास पेपर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियसली 1998 से ऑनवर्ड जितने भी पास पेपर्स थे वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब 2022 का पास पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत ही इजी पास पेपर है। और जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो तो ये देख के कहते हैं कि अगर ये हमारे सामने आता तो हम तो इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन कहने का मकसद क्या है, जब पेपर सामने आता है ना तो अच्छे ये कह देते हैं कि यार हमसे हल नहीं हो रहा। क्योंकि जो हमने टेस्ट सीरीज़ अभी स्टार्ट की हुई है उसका रीज़न ही स्पेसिफिकली ये है ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि ख़ुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, जिनको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, जो कहते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, तो वो कम से कम अपनी टेस्ट की इवैल्यूएशन करवाएं वीकली बेसिस पे, कि एटलीस्ट उनको ये पता चले कि उनकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, बाकी रहेगी बात कि जो हमारे पास पेपर्स का सिलसिला है कि सर ये पास पेपर्स से क्या हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकें। तो देखें, मैं आपको सिंपली इतना गाइड करूँगा कि पास पेपर से सिर्फ़ और सिर्फ इवैल्यूएशन हो सकती है कि आपका पेपर आता कैसा है। सिर्फ़ और सिर्फ पास पेपर से ही तैयारी करना, ये रिज़ल्ट इससे आपको नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट आपको कब मिलेगा? जब आप क्या करेंगे कि सारे के सारे मेजर एक्ट्स, सारे के सारे माइनर एक्ट्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप पास पेपर्स जितने भी हैं आपके पास, जितने भी अवेलेबल हो जाते हैं, वो सारे के सारे खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपको ये होगा कि नोट्स बना लिए, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, लेकिन मटेरियल कहाँ से कैच करना है, लिखना कहाँ से, वो सारा का सारा जब आपके पास कवर हो जाएगा, फिर आप खुद से जब उसको सॉल्व करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर जाएं 2024 के पेपर के अंदर। पंजाब के अंदर ये है कि पंजाब के अंदर पास पेपर से सवाल रिपीट नहीं होते। अगर रिपीट होते भी हैं तो क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन सिंध के अंदर क्या है, सिंध के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं अप टू सम एक्सटेंट। अब सिंध के जो एग्जामिनर है उनका फेवरेट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो भी आज हम देख लेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे सिविल लॉ को, फिर हम आ जाएंगे क्रिमिनल लॉ की तरफ। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर कोई स्टूडेंट ये हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहे तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और जो रेगुलर सेशन है उसको ज्वाइन कर सकता है। एक मंथ में हम एक मेजर क्लियर करवाते हैं और उसके बाद फिर हम 4 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम माइनर एक्ट्स को कवर करवा देंगे आपको। फिर लास्ट मंथ जो बचेगा, अगर बच जाता है लास्ट मंथ जो बचेगा उसके अंदर जनरल नॉलेज और फिर इंग्लिश का सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश कोई और पढ़ाएगा, जीके मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा। बाकी रह गई बात पास पेपर 2022 की, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। अब जो 2022 का पेपर है सिविल लॉ का, सबसे पहले सिविल लॉ के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इजी क्वेश्चंस है। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सिविल लॉ का जब हमने पेपर खोला, ये देखें, ये जो पेपर है ये आपको किसी गाइड के अंदर नहीं मिलेगा, मैंने खुद से सॉल्व किया है। मतलब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा लेकिन आंसर को अटेम्प्ट करने का तरीका वो सारा का सारा मेरे पास मौजूद है। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो मुझसे मंगवा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, एग्जामिनर का, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए क्या करना है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए आपने क्या करना है, सिंपली उसके ग्राउंड्स बताने। वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द काज ऑफ एक्शन, जहां पर वो काज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं करता। फिर उसके बाद वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, जहां पर जो रिलीफ क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड है या फिर प्लेंटिफ जो रिक्वायर कर रहा है उससे वो करेक्ट वैल्यूएशन नहीं दे रहा। ठीक है, अगर तो कोर्ट डेट फिक्स कर देती है और फिर भी वो फेल हो जाता है उस पर। वेयर द रिलीफ क्लेम इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन द प्रॉपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प, मतलब कि सफिशिएंटली स्टैम्प्ड नहीं है। उसके बाद आ जाता है डी, वेयर द सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, मतलब कि टाइम बार्ड हो चुका है या फिर किसी भी लॉ की वजह से वो बार्ड है। फिर आ जाता है रिटर्न ऑफ प्लेंट, कब कोर्ट आपको प्लेंट रिटर्न करेगी। ये आप जब मेरा ऑर्डर 7 का लेक्चर सुनेंगे उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 10 कहता है इट इज़ मैंडेटरी प्रोविजन, ग्राउंड्स क्या हैं, इफ़ द कोर्ट हैविंग नो जुरिस्डिक्शन टू हेयर एंड डिटरमाइन द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब कि अगर आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन आप किसी कोर्ट के पास कोई मुकदमा ले जाते हैं सिविल का, तो वो कोर्ट आपको क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, ग्राउंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीवर। अब जो ग्राउंड्स हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे ऑर्डर 40
रूल 1, ऑर्डर 40 रूल 1 ज़रा ओपन करें। जब आप ऑर्डर 40 रूल 1 ओपन करेंगे, अब ये जो पेपर है, ये पेपर पढ़ा तो रहा हूँ, ये पेपर समझा तो रहा हूँ, लेकिन सामने आपके मेजर एक्ट्स ओपन होने चाहिए, ठीक है। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट द कोर्ट मे बी ऑर्डर, मतलब कि रिसीवर कब अपॉइंट होगा, जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट होना चाहिए। अब इसके ग्राउंड्स आ जाएंगे 4। अपॉइंट अ रिसीवर फॉर एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर डिक्री, डिक्री से पहले भी और डिक्री के बाद भी कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उसको रिसीवर अपॉइंट करवा सकती है। उसके बाद रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की से उसकी कस्टडी रिमूव करवानी है, फिर भी रिसीवर अपॉइंट हो सकता है। कमिट द सेम टू द पोजेशन कस्टडी मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर, ठीक है, अगर तो मैनेजमेंट करनी है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की तब भी वो अपॉइंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। लिमिटेशन की बुक ज़रा खोलें। अब कह रहा है कि डिस्कस द 3 प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के आप कोई भी ऐसे 3 प्रोविजंस एक्ट के डिस्कस करें जो क्या कर सकें, जो टाइम को एक्सक्लूड करने का बता सकें। अब ये देखें, लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ। लिखने का पैटर्न क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रीफेस लिखा। उसके बाद प्रीफेस के अंदर क्या लिखा, इन लिमिटेशन एक्ट डिस्क्राइब एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम सर्टेन केसेस वेयर टाइम कैन बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग लिमिटेशन। रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, 12 से लेके 14, सेक्शन 12 से लेके 14 तक। स्टेटूटरी वर्डिंग क्या कहती है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। अब 12 से लेके 14 तक आपने बताना है। 12 से लेके 14 तक जो डायरेक्ट वर्डिंग है, अगर वो नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वर्डिंग के अंदर भी बता देना है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, मतलब ये सूट पर भी एप्लीकेबल है, अपील पर भी एप्लीकेबल है और एप्लीकेशन पर भी एप्लीकेबल है। सच पीरियड इज टू बी रिकवर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एन अपील एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ अपील रिव्यू जजमेंट ऑन द डे विच द जजमेंट कंटेन इन द प्रोनाउंस टाइम, मतलब कि वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जजमेंट के लिए डे पर्टिकुलर प्रोनाउंस है, तो उसके लिए भी टाइम कंप्यूट करवा सकते हैं आप। फिर उसके बाद सेक्शन जो है इसका 13 बताएंगे। 13 के अंदर क्या कह रहे हैं, इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब इन एनी सूट टाइम ड्यूरिंग विच डिफेंडेंट हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द पाकिस्तान, मतलब डिफेंडेंट अगर एब्सेंट है पाकिस्तान से। फिर 14 बताएंगे कि कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन प्रोसीडिंग बोनाफाइडली आपने जो है किसी और जुरिसडिक्शन में, किसी और अदालत में कर दी है, तो फिर आप टाइम एक्सक्लूड करवा सकते हैं। अच्छा, अब लिखने के लिए अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे कि सर किस तरीके से लिखेंगे, लिखने का पैटर्न क्या है, तो मैं आपको दोबारा सिंपली इतना कहूँगा कि देखें, इफ़ यू वांट टू बी अ जज, थिंक लाइक अ जज, राइट लाइक अ जज। किस तरीके से, इस तरीके से जब आप जजमेंट्स पढ़ते हैं, जजमेंट्स का पैटर्न देखेंगे किस तरीके से जजेस जजमेंट लिखते हैं। अब ये जो लास्ट में एक क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का, उसको आपने सॉल्व किस तरीके से करना है, उसको चेक करता कौन है, जस्टिस चेक करते हैं। जस्टिस ये देखेंगे आपकी मेंटेलिटी कि आप जो है लीगल प्रोसीडिंग, आप जो है अपनी लीगल फील्ड के साथ कितना टच है। अगर तो आप डायरेक्ट वर्डिंग को जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करते हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन कोशिश करें जो प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको क्या करें, उनको एज एन ऑर्डर, एज एन जजमेंट लिखने की कोशिश करेंगे। अब कह रहा है कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का एक जो है प्रोविजन बताएं। गार्डियन कैन बी अपॉइंटेड, गार्डियन कब कब अपॉइंट होगा, प्रॉपर्टी फॉर कस्टडी एंड वार्ड प्रॉपर्टी एज मेंशन इन गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन कब कब अपॉइंट होगा, किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए और पर्सन के लिए। इसका रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा है, इसका रेलेवेंट प्रोविजन आ जाता है आपके पास सेक्शन नंबर 27 और 29। सेक्शन कौन सा आ गया, सेक्शन 27 और 29 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। मीनिंग ऑफ गार्डियन सबसे पहले लिखें, गार्डियन इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू टेकिंग केयर फॉर वार्ड एंड हिज प्रॉपर्टी, मतलब गार्डियन पर्सन के लिए भी अपॉइंट हो सकता है और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। ड्यूटीज़ क्या है गार्डियन की, अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड इज बाउंड टू डील। अब ये देखें, ये जो ड्यूटी है ना गार्डियन की, वो ये है कि जब भी वो किसी माइनर की प्रॉपर्टी को देखभाल करेगा, वो ऐसे ही करेगा, ड्यू केयर ऐसे ही करेगा जैसे वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी की कर रहा है। 29 क्या कहता है, लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गार्डियन टू प्रॉपर अपॉइंटमेंट डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट वेयर द पर्सन अदर देन द कलेक्टर, मतलब गार्डियन कलेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है, और गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी गार्डियन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड ही शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो जो है कोर्ट की परमिशन के बिना, उसके अगर पावर्स की बात करें, कोर्ट की परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकता, चार्ज पे नहीं दे सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सेल आउट नहीं कर सकता, लीज पर भी नहीं दे सकता, मतलब उस प्रॉपर्टी के इख्तियारात नहीं है, सिर्फ देखभाल के ही इख्तियारात हैं, उससे हट के वो कुछ भी नहीं कर सकता।
उसके बाद लीज के बारे में पूछ रहा है। अब लीज के बारे में पूछ रहा है तो इसका रिलेवेंट प्रोविजन 116 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ज़रा ओपन करें। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जब आप ओपन करेंगे लीज के बारे में तो इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है कि लीज जो होती है वो उसके अंदर एक लेसर होता है, एक लेसी होता है, ठीक है। अब वो जो है पोजीशन ऑब्टेन करता है तो लीजी होल्डिंग ओवर का मतलब ये कब तक, कितने टाइम पीरियड तक के लिए होगी? या तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखी हुई होगी, अगर वो लिखी हुई नहीं है तो फिर क्या होगी? ईयर टू ईयर होगी या फिर मंथ टू मंथ होगी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप एट विल और व्हेन इट कैन बी डिसॉल्व्ड। पार्टनरशिप एट विल का जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो कौन सा है? सेक्शन 7 पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 7 कहता है वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन्स ऑफ ड्यूरिंग देयर पार्टनरशिप फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, सो द पार्टनरशिप इट वुड बी कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं हुई ड्यूरेशन की, द पार्टनरशिप विल कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी स्टेज व्हेन वन पार्टनर डिसॉल्व्स इट विद द वैलिड रीज़न। मतलब वो डिसॉल्व कभी भी हो सकते हैं जब वो वैलिड रीज़न दे। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका आगे सेक्शन नंबर 10 और 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स। ऑल व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन उसके अंदर एक जो फ्रेज है वो क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे ही है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद द फ्री कॉन्सेंट। सेक्शन 10 ने क्या कहा? इफ दे आर मेड विद द फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पार्टीज हों, कॉन्सेंट दें और जो है लॉफुल कंसिडरेशन दें और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? लॉफुल ऑब्जेक्ट हो एंड नॉट डिक्लेयर्ड वाइड बाय एनी लॉ। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब कि पहले मेजर होना चाहिए, टू लॉ एंड हु इज साउंड माइंड, और साउंड माइंड हो और जो है डिस्क्वालीफाइड ना हो किसी भी लॉ से। ठीक है, ये हो गया आपका सिविल लॉ का प्रोपोर्शन। उसके बाद सेक्शन इसका 13 और 14 पूछता है कि पर्सन्स फर्दर इसका जो इसको मज़ीद अगर एलोबरेट आप करना चाहें तो उसके अंदर कॉर्जन बताएंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड बताएंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन बताएंगे और मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी रेफरेंस दे सकते हैं। ये हो गया आपका सिविल लॉ का पोर्शन। अब आते हैं क्रिमिनल लॉ की तरफ। अब जो क्रिमिनल लॉ है, अब जो हमारे पास सीआरपीसी है, सीआरपीसी से हटके कौन कौन से लॉज इसके अंदर है ये ज़रा अगर हम देखें तो सीआरपीसी से हटके आपका एक जो है लीगल जो वोकेबलरी है वहाँ से क्वेश्चन रेज हो जाता है। चांस विटनेस, ये आपके केस लॉज ऑफ क्यूएसओ आ गए। ठीक है, और इससे हटके फिर आ गया सीआरपीसी आ गया, मतलब एक तो आ गया ना सीआरपीसी, फिर आ गया क्यूएसओ, फिर क्यूएसओ से हटके फिर जो ये क्वेश्चन है ये आ जाता है पीपीसी से। ठीक है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ये आपको मिल जाएगा केस लॉज से, केस लॉज ऑफ पीपीसी से। सेक्शन 302 की जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे, कमेंट्री से आपको जो है ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मिल जाएगा और चांस विटनेस भी मिल जाएगा। चांस विटनेस आपको क्यूएसओ की कमेंट्री से भी मिल जाएगा। ठीक हो गया, और फिर रूल्स ऑफ कॉन्स्टिटेंसी ये भी आपकी सीआरपीसी की कमेंट्री से मिल जाएगा। ठीक हो गया, बस ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हैं उनको अगर हम देखें तो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर वो आपको कौन सा मिलेगा? वो आपको एक मिलेगा प्ली ऑफ एलिबाई का, जो प्रीवियस रिपीट हो चुका है ना। उसके बाद किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, और उसके बाद आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस और जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये मैं प्रीवियसली आपके साथ 2 से 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर हम सिविल लॉ की बात करें, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, और इसके अलावा आपका आ जाता है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। दिखने में तो ईजी है लेकिन ये एक बार रिपीट हुआ है, इससे हटके ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। इसका रेलेवेंट प्रोविजन क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? एन ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड सेक्शन नंबर 4 एंड F CRPC। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, जहां पर पुलिस जो है विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सके, एंड प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? डिफाइंड 4 सब क्लास एन CRPC। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंसेस इन पुलिस ऑफिसर में कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। इन सच ऑफेंस फॉर द अरेस्ट स्टेप
टू बी फॉलोड लाइक फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, चार्ज शीट इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट, ट्रायल चलेगा, फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब देखें यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, सवाल को समझें, क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, डेफिनेशन नहीं लिखनी। आ रही बात समझ में? अगर डेफिनेशन होती तो आप आधे आधे पेज से जान छुड़वा लेते। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि एक पेज के अंदर एटलीस्ट एक डेफिनेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन बताने के बाद फिर पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो फिर कंप्लेंट होगी, एफआईआर नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट होगी, ये सारा प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनीबस। इसका एक केस लॉ आपको मिल जाएगा 1984 का, जो हमें ये कहता है कि अ पर्सन अक्यूज के लें या पर्सन या विटनेस के लें, कोई भी शख्स, ठीक है, अ पर्सन हु इज़ फॉल्स इन वन थिंग शैल बी कंसिडर्ड फॉल्स इन एवरीथिंग। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है। अब इसके ऊपर शॉर्ट नोट क्या तो बनेगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर आपने वर्डिंग के अंदर ये चीज़ लिखनी है और यूँ लिख दें, इट इज़ द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट falsus in uno falsus in omnibus। ठीक है, falsus in uno means that a person who is false in one thing, falsus in omnibus means a person who is false in shall be considered false in everything। उसके बाद plea of alibi। अब देखें अक्यूज जो है ना वो दो किस्म की प्ली ले सकता है। कौन कौन सी प्ली ले सकता है, एक होती है जनरल एक्सेप्शन की प्ली, ठीक है, और एक होती है प्ली ऑफ एलिबाई। अब प्ली ऑफ एलिबाई आपको वर्ड जो है आपको क्यूएसओ के अंदर नहीं मिलेगा, तो जो हमें क्यूएसओ के अंदर किसी भी लॉ के अंदर नहीं मिलता तो हम केस लॉ की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारे पास प्ली ऑफ एलिबाई है, प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या है, ठीक, प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या है, जब अक्यूज ये कहे दैट आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। एलिबी का मतलब क्या है, एल्सवेयर, दैट ही वाज प्रेजेंट एल्सवेयर, मतलब कहीं और था, तो उसको जाहिर सी बात है उसकी ट्रांजैक्शन, उसका कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जनरली किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे। जब अक्यूज्ड प्ली ले लेगा तो क्या होगा, तो जो ओनस ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा, फिर ओनस ऑफ प्रूफ हो जाएगा। ओनस ऑफ प्रूफ क्यों होगा, क्योंकि वो बर्डन ऑफ प्रूफ की जगह शिफ्ट हो गया। व्हेन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड ओनस ऑफ प्रूफ। तो ओनस ऑफ प्रूफ किस पे होगा, आपके अक्यूज पर, क्योंकि वो साबित करेगा प्ली ऑफ एलिबाई को। उसके बाद क्या आ जाता है, चांस विटनेस। अब ये चांस विटनेस क्या है आखिर, चांस विटनेस आपको क्यूएसओ के अंदर नहीं मिलता तो फिर कहाँ मिलता है, फिर हमें मिलता है केस लॉज के अंदर। केस लॉज के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, चांस विटनेस का मतलब ये होता है अ पर्सन बाय चांस अपीयर्स एज अ विटनेस। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक जो है ये गुजर गया है, यहाँ से एक पर्सन जो है नॉर्मली नहीं गुजरता, ठीक है, नॉर्मली यहाँ से नहीं गुजरता, वो कहीं रास्ते से जा रहा था और कोएक्सीडेंटली वो यहाँ से गुजर गया और यहाँ पर एक मर्डर हो गया और उसने खुद से देख लिया, आई विटनेस हो गया वो, तो उसको हम कहेंगे चांस विटनेस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मींस प्रोवोकेशन सर्कमस्टांसेस व्हिच हेल्प्स इन ग्रांटिंग लेसर पनिशमेंट। इसका मतलब ये है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब वो सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से एक जो ऑफेंडर है, एक जो आपका मुलजिम है, उसकी सज़ा कम हो सके। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे कि क्या हुआ कि कोई सडन कोई प्रोवोकेशन आई, फॉर एग्जांपल के अक्यूज़ ने जब किसी को मार दिया, तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता ये चला कि एक्चुअल में जो लड़ाई की स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी, जो शख्स मर चुका है, या जो आपका अक्यूज़ड है उसने जिस वजह से मारा वो एक वैलिड रीज़न हो सकता है, ठीक है, और इसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, मतलब मेंस रिया एक्टस रिया उसके अंदर मौजूद नहीं था उस ऑफेंस के अंदर। तो क्या होगा, उसको अगर सज़ा मिलनी थी 25 साल या 24 साल तो वो लेसर हो जाएगी, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगी 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से तो कन्वर्ट हो जाएगी 7 ईयर्स। इसको हम कहते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी इन कंटेस्ट ऑफ बेल। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी ये है कि मीन्स द रूल ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल। कंसिस्टेंसी हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल। ये किस तरीके से होगा, जब हम आर्टिकल 10A और 25 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको जो है मिलाएंगे। इक्वलिटी ऑफ सिटीजन और राइट ऑफ फेयर ट्रायल, ये अक्यूज़ का एक राइट है, इसको आपने एलोबरेट करना है। उसके बाद आ जाएं सेक्शन 87 CRPC की तरफ, जो हमें कहता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब देखें, जब आप किसी को भी अपीयर करवाते हैं, अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले समन्स इशू होते हैं। समन्स इशू होने पे अगर वो शख्स नहीं आया, अगर समन्स इशू होने पे वो बंदा नहीं आया तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वो जो है क्या होगा, उसकी जगह पे फिर वारंट इशू होगा।
अब वारंट इशू हो गया, वो फिर भी नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी नहीं आया, फिर क्या होगा, फिर जो है प्रोक्लेमेशन एब्सकॉन्डर, उसको जो है एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो है जिस्पानदगी की जाएगी, जितने भी शहर के अंदर चौक वगैरह होंगे वहाँ पर उसकी जिस्पानदगी की जाएगी कि भाई ये शख्स जो है इसने ये जुर्म किया है, और अगर आपको कहीं मिले तो आप इत्तला करें कोर्ट को। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर होगी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 88 और 89 के तहत होती है। 88 के तहत अटैचमेंट होती है, 89 के तहत क्या होता है, उसकी जो है रिस्टोरेशन होती है। अटैच हो गई प्रॉपर्टी, फिर भी वो नहीं आता, 2 साल के अंदर अगर वो नहीं आया, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मूवेबल आइदर इमूवेबल, ठीक है, तो वो नहीं आया, फिर क्या होगी, अगर आ गया तो 2 साल के अंदर अगर वो प्रेजेंट हो गया तो रिस्टोर हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो खैर यहाँ पर आपसे वो सिर्फ क्या पूछे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, तो आपने सिर्फ यही बताना है, जो मैंने अभी ये बताया आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस बताया, ये आपने डिस्क्राइब नहीं करना। 87 CRPC, उसके बाद 22 सेक्शन आर्टिकल 22 QSO। आर्टिकल 22 कानून शहादत ऑर्डर आखिर कहता तो क्या है, कानून शहादत ऑर्डर का जो हमारे पास आर्टिकल 22 है वो ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड, आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि डमीज़ रखी जाएंगी, और डमीज़ रखने के बाद क्या होगा, डमीज़ रखने के बाद जो है जिस शख्स ने उस मुजरिम को देखा है, मुलजिम को देखा है, या मुजरिम को देखा है कि भाई इस शख्स ने, मैं अगर उसको देखूंगा तो पहचान लूँगा, टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन और एनी थिंग का वर्ड है यहाँ पर, मतलब अगर वो चाहे तो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, तो डमीज़ रखी जाएंगे, उससे पूछा जाएगा ये बताएं आप इनमें से कौन था वो शख्स। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में है ये। ऑब्जेक्ट बताना है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस identification period are enable witnesses to identify person or thing which are involved in commission of any offense, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, किडनैपिंग और एब्डक्शन। किडनैपिंग और एब्डक्शन में मेन फ़र्क ये है, किडनैपिंग होती है 18 साल से कम के बच्चे की, एब्डक्शन होती है किसी बड़े की। किडनैपिंग इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 359 to 361 PPC। किडनैपिंग इज़ टू काइंड, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। Whoever conveys any person beyond the limit of Pakistan without the consent of any person or person legally authorized to give the consent on the behalf of that person is called kidnapping. Whoever takes or incites any minor under the 14 years age or male or 16 years age or female, ठीक है, any person of unsound mind out of the keeping in the lawful guardianship, such minor person is of unsound mind is called किडनैपिंग। मतलब कि 16 साल से कम की बच्ची को अगर आप उसकी कंसेंट के साथ भी ले गए, उसकी कंसेंट के साथ भी ले गए, तो फिर भी वो क्या होगी, वो उसकी किडनैपिंग होगी। एब्डक्शन क्या होती है, whoever by force compel in deceitful means any person to go from the place, abduct that person, उसको एबडक्ट किया, उसको अपने कब्जे में रखा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंट मैंने आपको बता दिया कि किडनैपिंग माइनर की होती है और जो एब्डक्शन है वो मेजर की बड़े की होती है। किडनैपिंग 2 किस्म की होती है, ये अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। रॉबरी और डकैती में क्या फ़र्क है, इन ऑल रॉबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ठीक है। थेफ्ट इज़ रॉबरी in the order of the committing of the theft in order to commission of theft, carrying away, attempting to carrying away property gained by theft or offender for that and voluntarily causes or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint। मतलब कि जहाँ पर खदशा आ जाए किसी चीज़ का, ग्रीवियस हर्ट का, या फिर जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, या फिर हर्ट का, या फिर डेथ का, तो वो आपकी रॉबरी है। और रॉबरी के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा लोग होते हैं, और डकैती के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। 5 or more than 5 person commit the robbery is called डकैती। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या फ़र्क है, whoever intending to take dishonestly movable property out of his possession। मतलब कि थेफ्ट ये है, मिसाल के तौर पे बुक है, किसी ने चोरी कर दी मेरी नॉलेज के बिना, मेरी कंसेंट के बिना, मुझे पता ही नहीं है, चोरी कर दी, तो वो थेफ्ट है। एक्सटॉर्शन कब होगी, जैसे कराची के अंदर क्या हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे लोग, कोई शख्स आया, वो मुझे कहता है बुक दे दो, मैं नहीं देता, तो वो क्या करता है, पिस्टल रखता है और वो बुक ले जाता है, कंसेंट है मेरी, फ्री नहीं है। फिर पनिशमेंट बतानी है कि whoever commits extortion shall be punished with imprisonment for either term which may extend to 3 years with fine or both। उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 PPC के अंदर है और चीटिंग 415 PPC के अंदर है। whoever being in manner with property
इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और विद एनी डॉक्यूमेंटेशन ओवर प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स इनटू हिज ओन यूज़। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे डिसऑनेस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अमानत में ख़यानत करना। मैं आपको कोई प्रॉपर्टी देता हूँ और आप क्या करते हैं, आप उसको अपने इस्तेमाल के अंदर ले आते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मिस्टर जुनैद आप ये काम करें, ये प्रॉपर्टी लें और इसको इस्तेमाल करें जब तक आप चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी ही रहेगी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को लेते तो हैं लेकिन अपने नाम पे कन्वर्ट करवा देते हैं किसी फोर्ज तरीके से, और जो है उसको आप इस बात से मुकर जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी मैंने आपको दी थी। आप कहते हैं ये प्रॉपर्टी तो थी ही मेरी, तो वो क्या हो जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चीटिंग क्या है, whoever by deceitful means any person fraudulently or dishonestly, मतलब फ्रॉडोलेंट तरीके से या फिर जो है डिसऑनेस्ट तरीके से रिसीव करता है, डिलीवर करता है कोई भी प्रॉपर्टी किसी पर्सन को। ठीक है, सच रिस्ट्रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इंटेंशनली एनी पर्सन टू डिसीव टू डू और ओमिट टू डू। मतलब चीटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी से कॉन्सेंट ली, मतलब चालाकी से ली, किसी चालाकी से, वो उसकी कारीगरी थी उसकी नज़र में, उसने क्या किया, उसने एक प्रॉपर्टी को अपना बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दमन और दियत में। दमन मीन्स द कंपनसेशन, दमन भी एक कंपनसेशन है, दियत भी एक कंपनसेशन है। दमन मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर काजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। जो कि लायबल टू अर्श नहीं होगी, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप दमन देंगे। दियत जो है कंपनसेशन है और सेक्शन 323 के अंदर डिफाइंड है, पेएबल टू द हायर्स ऑफ द विक्टिम एंड इट शैल नॉट बी लेस देन वैल्यू ऑफ द 30,630 ग्राम्स ऑफ द सिल्वर। तो दियत की मिनिमम अमाउंट कितनी है, मिनिमम जो अमाउंट है वो 30,630 ग्राम सिल्वर है। प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पर मेंशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस आपका मिल जाता है 73, 73 और 74 QSO। 73, 74 QSO जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, प्राइमरी है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए से गुजरा हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फ़ोटो कॉपी हो, उसी डॉक्यूमेंट की कॉपी हो, वो क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस है। जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो कि इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट किया जाए। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो कि जुडिशियल से हटके हो, मतलब कि किसी भी शख्स के सामने किया जाए, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था 498F के बारे में। F जब आप खोलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आ गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन भी है, व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ चार्ज, कंटेंट्स ऑफ चार्ज भी बताना है। एक और सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या हैं, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज, मतलब कि अक्यूज को बताया जाएगा कि उसने उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस अलेज्ड हैं। स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक नेम भी बताई जाएगी और सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन भी होगी। हाउ स्टेटेड वर ऑफेंस हैज़ नो स्पेसिफिक नेम, अगर तो स्पेसिफिक नेम नहीं है उस ऑफेंस का तो एटलीस्ट उसको ये बताया जाएगा कि वो ऑफेंस किस नोयत का है। वाट इम्प्लाइज इन चार्ज, इम्प्लाइज मतलब कि उसके अंदर चार्ज के अंदर क्या क्या होगा। इनफैक्ट देट द चार्ज इज मेड स्टेटमेंट डेट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल टू पर्टिकुलर केस। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ चार्ज क्या होगी, कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज होगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया CRPC क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का पेपर कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 498F का, इसके अंदर ये सवाल आया था। अब देखें प्रीपोजिशन किस तरीके से सॉल्व करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करूँगा, क्योंकि उसके लिए जाहिर सी बात है, उसके लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप चाहिए। उसके लिए दोबारा से स्टार्टिंग से मैंने आपको मतलब कि पूरा एक जिस तरीके से हमने पेपर सॉल्व करना होता है वही टेक्निक होती है एक प्रीपोजिशन को सॉल्व करने की। अब लास्ट टाइम एक सवाल आया प्रीपोजिशन से कि आप ये बताएं कि 498F का पर्चा कट गया है और वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप एक जज हैं और आपके पास एक बेल आ जाती है, आप उसके ऊपर बेल ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो करेंगे तो रीज़न्स बताएं, अगर तो नहीं करेंगे तो भी रीज़न्स बताएं। सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आप करते हैं
यस करते हैं तो फिर आपने यस के साथ आंसर करना है, अगर आप नो करते हैं तो फिर आपने नो के साथ आंसर करना है। अब यस और नो का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं बेल ग्रांट कर दूंगा तो आप उसको रीजंस बताएंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे आप कि आप जो है आपने केस की फाइंडिंग्स पढ़ी, ठीक है, उस प्रिपोजिशन की जो फाइंडिंग्स निकालें तो फाइंडिंग लिखनी है आपने। फाइंडिंग के बाद फिर आप उसको बताएंगे कि आप बेल ग्रांट क्यों तो करेंगे, ठीक है। अगर बेल ग्रांट नहीं करते तो फिर बेल ग्रांट क्यों नहीं करेंगे ये भी आपने पूरा का पूरा लिखना होगा। मतलब कि ये अबाउट कोई 1.5 से 2 पेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था आपको कि जाहिर सी बात है जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो भी एक जज है। प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ही ये होता है कि आपने जजमेंट्स अच्छे से पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, आपने ऑर्डर्स अच्छे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े। जब आप ADJ के पेपर की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेंगी कि राइट एंड ऑर्डर, राइट एंड जजमेंट, जजमेंट भी लिखनी होती है, ऑर्डर भी लिखना होता है, तो वो तो थोड़ा और भी इससे डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्रीपोजिशन से सिर्फ और सिर्फ आपको मैं इतना ही कहूँगा कि प्रीपोजिशन को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड ये है कि आपने अगर इसका आंसर लिखना भी है तो एज इट इज़, जैसे कि जजमेंट का एक जो है सैंपल होता है उसको देख लें, उस सैंपल के थ्रू ही लिखनी है आपने प्रीपोजिशन। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रीपोजिशन को, इस प्रीपोजिशन को भी सॉल्व करेंगे और इससे हट के जो पंजाब के अंदर प्रीपोजिशन है 3-4 उनको भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रीपोजिशन कैसे होती है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।